हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 1 एनसीईआरटी द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस इज द पार्ट ऑफ अवर सीरीज जिसमें हम एनसीईआरटी कवर करते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, बहुत ही कम समय रह गया है, तो ये वीडियो आपको क्विक रिवीजन में ज़रूर मदद करेगी और आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस मैप के साथ। ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका नॉर्थ वेस्ट में था। आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये प्रेजेंट इंडिया की बाउंड्री है। ठीक है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ प्रेजेंट इंडिया, दिस इज गुजरात। ये गुजरात वाला एरिया, राजस्थान वाला एरिया। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो मेनली इसी एरिया में कन्फाइंड था। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बहुत ही कम ऐसी साइट्स हैं जो हमें ईस्ट की तरफ देखने के लिए मिलती हैं। तो ये मैप है और इसमें जो हाईलाइटेड एरियाज हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट एरियाज। सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, कोट दीजी, मोहनजोदारो, बालाकोट, धोलावीरा, लोथल एंड नागेश्वर। इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे और इनके नाम भी हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है। हमें इसकी जोग्राफी पता होनी चाहिए। ठीक है, so this is the easternmost site of Harappan, this is westernmost, this is northernmost and this is southernmost। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी मैप में देखा कि ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और ये हिमालय से अरेबियन सी तक पूरा एक्सटेंड होता है। आप दोबारा इस मैप को देखिए, आपको पता होगा यहाँ से हमारे ग्रेटर हिमालय जाते हैं। ठीक है, नदन मोजी मांडा जम्मू कश्मीर में, झेलम चेनाब नदी, इंडस रिवर के किनारे, इसीलिए इसको इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे पूरा ये ग्रेटर हिमालयाज जाते हैं, ये ऐसे पूरा एक्सटेंड करते हुए ग्रेटर हिमालय जाते हैं। तो और ये है अरेबियन सी। तो ग्रेटर हिमालय से लेकर अरेबियन सी तक ये पूरा स्प्रेडेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इट कवर्ड प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा। सो दिस वाज द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। नेक्स्ट इज टाइमलाइन। According to the historians, IVC इमर्ज हुआ था 2500 सी के अराउंड। अब आपको ना अलग अलग डेट्स देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपका मेच्योर फेज में आता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत थी वो 330 बीसी में हो गई थी, यानी कि 3300 बीसी के अराउंड हो चुकी थी एंड इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग अराउंड 1900 बीसी। ठीक है, आप इसकी कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस देखिए। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन शुरू हुआ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन शुरू हुआ और यहीं कहीं हमारा फिर इंडस सिविलाइजेशन शुरू हो गया, जिसने की जो कि कहा जाता है कि सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो दीज आर द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं ऑक्यूपेशन, जो था कल्चर। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्चर फुल फोर्स के साथ किया जाता था। एनिमल्स को रखा जाता था, क्योंकि अब हमें कैसे पता कि एनिमल्स को रखा जाता था। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आईवीसी ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की शुरुआत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो भी इससे रिलेटेड है, वो सब एविडेंसेस के बेसिस पर है। जो भी हमें सबूत मिल रहे हैं, एविडेंसेस जो कि एस्केवेट किए गए हैं, जितने भी एस्केवेशंस हुए हैं, तो उन एस्केवेशंस में जब खुदाई हुई है तो हमें बोन्स मिले हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यही एविडेंसेस हैं जो ये चीज साबित करते हैं दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था। राइट, अब हमें कैसे पता चला कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ था, यानी कि उन्हें रखते थे लोग, क्योंकि हमें बोन्स मिली हैं, हड्डियां मिली हैं, फिश की भी बोन्स मिली हैं। अब अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो वीट, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, कॉटन। ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल एविडेंसेस दैट आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन का यूज किया था सबसे पहले। ठीक है, तो कॉटन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, आपको ये भूलना ही नहीं है। आराम से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉटन यूज करने वाले सबसे पहले लोग कौन थे, फिर कॉटन यूज होता था या नहीं। ठीक है, तो आपको कॉटन याद रखना ही रखना है 110%। उसके अलावा वीट इंपॉर्टेंट था, स्टेपल क्रॉप था, बार्ले वेरी इंपॉर्टेंट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके अलावा आप मिलेट्स भी याद रखें। ठीक है, मिलेट्स ग्रो किया जाता था। जो बार्ले था इसका यूज होता था फूड, एनिमल फीड एंड ब्रूइंग बियर में, यानी कि वो जो चारा होता है ना, जिसको फॉडर बोलते हैं, आज भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो फॉडर में बार्ले का यूज होता था। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स दैट वर ग्रोन। अब इसके एविडेंस है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन उठाया कि ठीक है, आपने बता दिया कि डोमेस्टिकेशन होता था,
राइट। लेकिन इसका एविडेंस क्या है, हमें कैसे पता चला डोमेस्टिकेशन होता था? तो इसका एविडेंस हमें मिला है सील्स के थ्रू और टेराकोटा स्कल्पचर्स के थ्रू। ठीक है, आप ये सील देखिए और इसमें आप ये इमेज देख पा रहे हैं, एक बुल को डिपिक्ट करता है। आप देख पा रहे हैं हम पे जैसे कि बुल में होता है। तो हमने इस चीज से अंदाजा लगाया है कि उस टाइम पर इरिगेशन भी होता था, क्योंकि जो बुल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या काम आते हैं, वो कार्ट को खींचने के काम आते हैं, जिसको बैलगाड़ी बोलते हैं आम सरल सरल भाषा में, राइट। तो कार्ट को खींचने के काम आता है। अब हमें सील्स में बुल देखने के लिए मिला है, तो हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्ट को खींचने के लिए बुल्स का यूज होता था, इसका मतलब इरिगेशन भी होता था। अभी हमने मैप में देखा, मैं आपको दोबारा से मैप दिखाना चाहूंगी। अभी हमने मैप में देखा, आप ये देखिए कि आईवीसी जो साइट्स है ना, वो नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है, जैसे कि राजस्थान में। अब राजस्थान क्या है, एक सेमी एरिड और एरिड एरिया है, यानी कि यहाँ पे सूखा रहता है। तो ऐसे में क्रॉप्स को उगाने के लिए इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। तो दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि इरिगेशन हुआ करता था। ओके तो हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले, सील्स मिली। सील्स जो होती थी ना, वो इसी टाइप की होती थी और उसके ऊपर ये मोटिव्स होते थे। ये जो प्रिंट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मोटिव, ठीक है, मोटिव, एनिमल मोटिव्स होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे, ठीक है, तो वो एनिमल मोटिव्स को यूज करते थे और उससे ही अपना पूरा मैसेज डिपिक्ट करते थे। टेरेकोटा मॉडल्स मिले हैं प्लो के, यानी कि प्लो आपको पता होगा, वो जो उसमें यूज होता है एग्रीकल्चर में जमीन खोदने के लिए, ठीक है, जोतने के लिए, तो उसको प्लो बोलते हैं। उसके मॉडल्स मिले हैं कहाँ पर, चोलिस्तान और बनावली में। बनावली हरियाणा में। ऑल्सो आपको ना इन साइट्स के नाम पता होना चाहिए कि टेराकोटा मॉडल्स कहाँ मिले हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ सकता है। प्लोड फील्ड के एविडेंसेस मिले हैं कालीबंगन राजस्थान में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली आस्क्ड। ओके एंड प्लोड फील्ड्स में क्या होता था, वो राइट एंगल्स पे उनकी लाइंस होती थी, जैसे कि मान लीजिए कि ये प्लोड फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो वहां पे ना राइट एंगल्स में ऐसे करके लाइंस बने होते थे, इस टाइप से कुछ ये राइट एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है, तो राइट एंगल में लाइंस बने होते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि दो टाइप की क्रॉप्स एक साथ ग्रो की जाती थी। क्लियर हो गया? तो ये कुछ एविडेंसेस हैं। इरिगेशन का एविडेंस मिला है। अच्छा, आईवीसी के टाइम पर ना फार्मर्स ने एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप कर लिया था इरिगेशन का। कैनल्स, रिजर्वायर्स, वेल्स, ये तीनों ही आईवीसी में पाए जाते हैं। कैनल्स का एविडेंस मिला है शोरतुगे अफगानिस्तान में। रिजर्वायर्स का मिला है धोलावीरा में। रिजर्वायर्स में क्या होता है कि आप पानी इकट्ठा करके रख लेते हैं और फिर ड्राई सीजन में आप उस पानी को यूज करते हैं, ठीक है। वेल्स यानी कि कुएं, कुएं होते थे ग्राउंड वाटर का एक्सेस लेने के लिए। क्लियर हो गया? तो अभी तक ये चीज क्लियर हो गई है कि क्रॉप्स होती थी, इरिगेशन होता था, तो एग्रीकल्चर फुल फोर्स में प्रैक्टिस किया जाता था एंड ऑल्सो देयर वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो आई होप एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपको क्लियर है। अब हम अभी तक तो हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, अब बढ़ते हैं थोड़ा अर्बन सेटलमेंट की तरफ, शहरों की तरफ जाते हैं, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट दोस्तों आईवीसी का ना बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। तो जब भी हम अर्बन सेटलमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है मोहनजोदारो का। आप इस इमेज से ही थोड़ा आइडिया लगाइए, ये इमेज ऐसी मैंने रैंडम नहीं डाली है, आप इधर आइडिया लगाइए कि सब कुछ कितना प्लान्ड है। आपको यहाँ पे क्राउड नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि लोग कहीं पर भी घर बना लिया रैंडमली, कहीं पर भी रह रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। सब कुछ प्लान्ड होती थी। आप जैसे कि देख सकते हो, प्रॉपर सड़कें हैं, प्रॉपर घर है, प्रॉपर घर के दरवाजे हैं, प्रॉपर सीढ़ियां हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हो, जानते हैं मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो आईवीसी का सबसे ज्यादा जानने वाला साइट है एंड ये फर्स्ट साइट है जो डिस्कवर किया गया था। मोहनजोदारो में मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ये देखते हैं। सिटाडेल, लोअर टाउन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स होती थी, ग्रिड पैटर्न ऑफ ड्रेन्स होते थे, प्लान्ड आर्किटेक्चर था। इसका मतलब क्या है, जो ब्रिक्स होती थी यानी कि ईंट, उनका ना एक स्टैंडर्ड रेशियो था 1:2:4, ठीक है। तो इसी रेशियो की ब्रिक्स होती थी और इसी रेशियो में और इन्हीं ब्रिक्स को यूज किया जाता था। ड्रेन्स का एक पैटर्न था, यानी कि जो ड्रेन्स थी ना वो प्रॉपरली लेड थी। जैसे ये आपकी ड्रेन जा रही है, फिर ये एक ड्रेन इस तरीके से आ रही है, ठीक है, ये एक ऐसे जा रही है, तो इट वाज प्रॉपरली लेड, इट वाज नॉट रैंडम कि कहीं से भी निकाल दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्लियर? प्लान्ड आर्किटेक्चर था। जो घर के साइज होते थे उनमें भी हमें यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिली थी। आप ना एक नजर ना इधर डालिए, सिटाडेल और लोअर टाउन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मोहनजोदारो के, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो सिटाडेल है ये है, इनकी हाइट ज्यादा है। जो सिटाडेल वाला एरिया है
यहाँ पे जो भी आपकी बिल्डिंग्स कह लीजिए या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स है, इनकी हाइट ज्यादा होती थी और नंबर कम होता था। ठीक है, लेकिन जो लोअर टाउन है, हम यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ज्यादा नंबर मिलेंगे घरों के, पैलेस, जो भी आप इनको जो भी बोलना चाहे, बिल्डिंग्स या फिर स्ट्रक्चर्स, ये नंबर्स में ज्यादा होते थे लेकिन इनकी हाइट कम होती थी। ठीक है, सो दिस इज सिटाडेल एंड दिस एरिया इज लोअर टाउन। अब इन्हें हम अलग अलग कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोअर टाउन। तो अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस, हिस्टोरियंस का कहना है कि लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी, यानी कि यहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनको कुछ ऐसी जगहें दिखी जहाँ पे छोटे छोटे घर होते थे और बहुत सारे होते थे। ठीक है, अब रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, आपने देखा होगा, वहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं और बहुत सारे होते हैं, राइट। लेकिन जो बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं वो कम होते हैं, उनकी हाइट ज्यादा होती है लेकिन होते कम है। तो एविडेंसेस में पाया गया रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, एंड वहाँ पे कोर्टयार्ड होता था, यानी कि एक घर है, घर के बीच में कोर्टयार्ड है। ठीक है, और वहाँ पे फिर उसके चारों तरफ ऐसे करके रूम्स बने होते थे, छोटे छोटे रूम्स बने होते थे। कोर्टयार्ड में ना सारी सोशल एक्टिविटीज होती थी, जैसे कि लेडीज बैठकर वीविंग कर रही हैं, ठीक है, या फिर खाना बन रहा है, या फिर खेल रहे हैं, जो भी है, या फिर आप कह लो कि प्रेइंग, वर्शिपिंग। ठीक है, तो जो भी सोशल एक्टिविटीज होती थी, ये आपको याद रखना है, सोशल एक्टिविटीज कहाँ होती थी? सोशल एक्टिविटीज कोर्टयार्ड वाले एरिया में होती थी। क्लियर? प्राइवेसी थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि प्राइवेसी थी या नहीं थी, या फिर आप लोअर टाउन को एक्सप्लेन करिए, तो प्राइवेसी डेफिनेटली थी, क्योंकि कोई भी विंडोज नहीं थी और कोर्ट या आप एंट्रेंस से पूरा कोई भी डायरेक्ट व्यू नहीं ले सकते। ठीक है, विंडो ही नहीं है, आप देख ही नहीं पाएंगे। अपने अपने सबके बाथरूम होते थे घरों में, और कुएं होते थे, और वेल कनेक्टेड ड्रेन्स होता था। तो हम इस चीज को तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आईवीसी का स्वेज सिस्टम काफी प्लान्ड था। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ड्रेन्स हैं, ग्रिड पैटर्न्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो स्वेज सिस्टम वाज क्वाइट प्लान्ड। ओके, सो दिस इज आल्सो अनदर डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द अर्बन सेटलमेंट ऑफ आईवीसी। क्लियर हो गया? तो ये था लोअर टाउन। आगे देखते हैं सिटाडेल क्या है। तो सिटाडेल पब्लिक सिटाडेल स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज होता था। यहाँ पे लोग रह, ऐसा नहीं था कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ही थी। आप देख सकते हो ये इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसका पर्पस हम कह सकते हैं कि स्पेशल ओकेजन्स में होता होगा। ठीक है, सिटाडेल के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि सिटाडेल एंड लोअर टाउन ये ना फिजिकली सेपरेटेड होते थे, बीच में कोई वॉल होती थी या फिर कोई और स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, इधर आपको वेयर हाउस मिलेगा, ग्रेट बाथ मिलेगा। ग्रेट बाथ क्या था? बेसिकली एक रेक्टेंगुलर टैंक था। इसमें क्या, ग्रेट बाथ से आप समझ पा रहे होंगे कि नहाने के लिए यूज होता था। ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक था, कोर्ट यार्ड में ही होता था, और चारों तरफ कॉरिडोर होता था, और सीढ़ियां होती थी जो नॉर्थ और साउथ साइड आ रही होती थी। तो सपोज दिस इज द कोर्ट यार्ड, दिस इज द टैंक, ग्रेट बाथ, और यहाँ पे आपके नॉर्थ साउथ में दोनों तरफ सीढ़ियां हैं जो इसके तरफ जाती हैं। ठीक है, ये ग्रेट बात है। देन वाटर टाइड होता था ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नहाने रिचुअल बाथ्स के लिए यूज हो रहा है, तो वाटर टाइड होता था, और उसको वाटर टाइड रखने के लिए जिप्सम यूज होता था। ये आपको याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिप्सम का यूज हो चुका था। ठीक है, ड्रेन्स होते थे, ये तो अभी हमने देख लिया, वॉशरूम्स होते थे, ड्रेन्स होते थे, वेल्स होते थे। तो स्वेज सिस्टम तो काफी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो काफी स्ट्रॉन्ग था ही। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में। अभी हमने देखा सिटाडेल एंड लोअर टाउन के बारे में। ठीक है, तो ये आपका था डिफरेंसेस थे इन द अर्बन स्ट्रक्चर ऑफ आईवीसी। सोशल डिफरेंसेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके दो एविडेंसेस है, ब्यूरियल्स एंड यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। ब्यूरियल्स का क्या मतलब होता है? जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उनके लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं। ठीक है, तो डेड्स को पिट्स में लिटाते थे, और जो जिस टाइप के ब्यूरियल्स होते थे ना, उसमें हमें कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिला है। क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिले? कुछ ब्यूरियल्स में पोट्री होती थी, ऑर्नामेंट्स होते थे, क्योंकि शायद, इधर लिखा है परहैप्स, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं ना, वो अपने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगेन हमेशा एक क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा ही मिलेगा इन स्टेटमेंट्स में। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, शायद वो मानते थे कि एक आफ्टर लाइफ होती है, यानी कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है जो कि लोग जीते हैं। इसीलिए ना वो उनके जो भी फेवरेट ऑब्जेक्ट्स होते थे डेड बॉडीज के साथ रख देते थे, और कुछ में हमें कॉपर ऑर्नामेंट्स भी देखने के लिए मिले हैं। तो कहीं पर हमें गोल्ड मिला है, ठीक है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कहीं पर कॉपर मिले हैं। तो ये दिखाता है कि सोशल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते थे।
और लेकिन ज्यादा प्रेशियस मेटल्स होते नहीं थे, कुछ गिनी चुनी चीजें होती थी जो कि डेट्स के साथ रखी जाती थी। ऑल्सो हमें प्रोडक्ट्स में डिफरेंस देखने के लिए मिला है। देखिए आज की सोसाइटी में भी आप ये चीज बहुत आराम से देख पाएंगे, जो ज्यादा वेल्दी है उसके पास ज्यादा महंगी गाड़ी होगी, ज्यादा महंगे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो एफोर्ड नहीं कर सकते, उनके प्रोडक्ट्स अलग होंगे। तो ये जो यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इनका ये जो एक स्टार्क डिफरेंस है, ये आईवीसी के टाइम से हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर? यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है? डेली यूज। लग्जरी का मतलब आपको पता ही है, इम्पोर्टेड। तो डेली वर्सेस फैंसी, जो यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोकली अवेलेबल होते हैं, जो लग्जरी होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, वो दूर दूर देशों से आते हैं, ठीक है। परफ्यूम की बॉटल्स, फैन स्पोर्ट ये होते हैं जो कि फैंसी में ही आता है, ओके। लग्जरी में आता था, ये इम्पोर्टेड होता था और ऐसा माना जाता था कि ये एलीट फैमिलीज के साथ पास आपको मिलेगा। तो परफ्यूम बॉटल्स, फैन स्पोर्ट्स एंड होर्ड्स, या होर्ड्स क्या होते हैं? वो जो होते हैं ना, इस टाइप के घड़े होते हैं जिनमें कि लोग अपना पैसा पूरा दबा कर रखते थे, ठीक है। तो वो होर्ड्स मिले हैं, ये लार्जर सेटलमेंट्स में हमें देखने के लिए मिले हैं। तो ये हमें बताता है कि डेफिनेटली देयर वर सम सोशल डिफरेंसेस एंड पीपल डिफर्ड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ दैट दे होल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूंगी ये है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट। इसमें इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आर्ट, कौन सा क्राफ्ट कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक मैचिंग्स व्हाटसोएवर, बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला हम इम्पोर्टेंट सेंटर पढ़ेंगे चानूदारो के बारे में। चानूदारो दोस्तों, वहां पे ना बीड मेकिंग, शेल मेकिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग होती थी। बीड्स क्या होती है ना, छोटी छोटी बीड्स होती है, आप इधर देखिए, ये होती हैं बीड्स, ठीक है। आज भी ज्वेलरी में इन सब का बहुत यूज होता है। शेल्स आपने देखे होंगे, जो सी शोर्स पे जो शेल्स मिलते हैं, ठीक है, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, इफ माय आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ होते हैं। तो शेल कटिंग होती थी वहां पे। अब मटेरियल्स कौन से यूज होते थे इस क्राफ्ट को बनाने के लिए? कार्नेलियल यूज होता था, जो कि रेड कलर का होता है। जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, ये सब यूज होते थे। जो स्टेटाइट होता है आपका, ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। मेटल्स भी यूज होते थे, जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फेंस, टेराकोटा, बर्न्ड क्ले, ये सब यूज होता था। अब ये जो कार्नेनियल, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट है, ये इनको ना दूसरी जगहों से लाया जाता था, क्योंकि ये लोकली अवेलेबल होते नहीं थे, ठीक है। उसके अलावा ये जो बीड्स होती थी, इनके अलग अलग शेप होते थे, जैसे कि डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बेरल। अच्छा, ये जो सब है ना, ये आपको आज भी देखने के लिए मिलेगा। आप आज चले जाओ कोस्टल एरियाज में, आप जाओ स्पेशली कोस्टल एरियाज में, आप जाओ कोस्टल इंडिया देखो आप, तो वहां पे जो ज्वेलरी होती है ना, वो ज्यादातर नहीं बीड्स और शेल से ही बनी होती है। जो समुद्र में जो चीजें मिलती हैं, उनसे लोग काफी ज्वेलरीज बनाते हैं। तो ये जो कल्चर है, ये आज के समय का नहीं है, ये आईवीसी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो चानू दारू आपको याद रखना है। अब बीड्स बनाने की भी कुछ टेक्निक्स होती थी, ऑफ कोर्स अलग अलग होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेटाइट होता था, वो बहुत सॉफ्ट होता था, तो आराम से आप उसे तोड़ मरोड़ सकते हो और उसको कोई भी आप शेप दे सकते हो। जो कार्लेनियल का भी हमने पढ़ा, रेड कलर होता था। तो वो रेड कलर कैसे आता था? एक येलोइश रॉ मटेरियल होता है, जब उसको आग लगाते हैं, उसको जलाते हैं, तब वो रेड कलर बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, ये सब होती थी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जब भी कोई हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं अपना, तो जो पॉलिशिंग होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, तभी उससे शाइन आती है, प्रॉपर स्टेप आता है, राइट। तो वो यूज होता था। देन नागेश्वर एंड बालाकोट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोस्टल एरियाज है, जहाँ पे कि शेल ऑब्जेक्ट्स मिलते थे। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ कि जितने भी कोस्टल सिटीज है, जितने जितने भी कोस्टल सिटीज है ना, ठीक है, फिर सिटीज कह लीजिए या फिर टाउन्स कह लीजिए, यहाँ पर आपको शेल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। नागेश्वर, बालाकोट, चानूदारू, ठीक है। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। और अगर आपको सारे नाम नहीं भी याद है, तो अगर आप कोस्टल वर्ड कहीं देखते हैं, तो आप वहाँ पे अज्यूम कर, आप वहाँ पर ये तय कर सकते हैं कि ये शेल ऑब्जेक्ट से, शेल मेकिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे, वो चानूदारो, लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में, याद होना चाहिए। ये भी कोस्टल एरिया हो गया, तो यानी कि यहाँ पर भी आपकी शेल मेकिंग और बीड्स मेकिंग होती होगी, ठीक है। फिर उनको जब यहाँ पे ये सब चीजें बन जाती थी, तो उनको लार्ज अर्बन एरियाज में ले जाया जाता था फॉर द सेलिंग, फॉर द मार्केटिंग पर्पसेस। क्लियर हो गया? देन
सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एग्जैक्ट कुछ एक ही हमने देखा चानू दारो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी थे शेल मेकिंग। अब आप मुझे बताइए शेल मेकिंग कहाँ होगी? जो कोस्टल एरियाज है, हमने देख ही लिया नागेश्वर, बालाकोट, लोथल। नागेश्वर बालाकोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये देखो, आप ये मैप है और इसमें आप देख पा रहे होगे मोहनजोदारो एंड ये रहा चानू दारो, ठीक है। तो अरेबियन सी की प्रोक्सिमिटी में है, यानी कि उनके पास है, ये है अरेबियन सी। क्लियर? तो इसके ही पास में ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स थोड़ा सा दूर है, बट हाँ यहाँ से आपको, यहाँ से आप जो सी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि समुद्र में मिलते हैं, आप उनको प्रोक्योर कर सकते हो, यानी कि आप उनको इकट्ठा कर सकते हो, राइट। लोथल हो गया, धोलावीरा आप देखो बिल्कुल समुद्र के पास है ये, ऑलमोस्ट अ कोस्टल सिटी, ठीक है। तो शेल आपको कहाँ मिल रहा है? नागेश्वर, बालाकोट। लपीस लजूली भी एक मेटल होता है, शोर तो गई, अफगानिस्तान। क्लियर हो गया। उसके बाद लोथल, लोथल में यानी कि गुजरात। कहाँ क्या क्या मिलता है यहाँ पे? कार्नेनियल, स्टेटाइट, मेटल। अभी हमने पढ़ा कि बीड्स मेकिंग के लिए स्टेटाइट, मेटल, इन सब का यूज होता है। खेतरी माइन से हम क्या ला रहे हैं? कॉपर ला रहे हैं। खेतरी माइंस कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। ये आपसे 1 मार्क में इजीली पूछा जा सकता है कि खेतरी माइंस कहाँ पर है। साउथ इंडिया से हम क्या ला रहे हैं? गोल्ड। ये सारा सब कुछ इकट्ठा करके हम उनको बाहर भेज देते हैं टू द बिगर एरियाज। क्लियर हो गया। आप यहाँ पर देखो, कायथ कल्चर, आहार बनस कल्चर, जोधपुर गणेश्वर कल्चर, ये सब सारे कल्चर्स जो है ना, ये आईवीसी से ही जुड़े हुए हैं, जो कि हमें इनके मेच्योर्ड फेज में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और ऑल्सो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप इस मैप को ध्यान से देख लेना, ठीक है। रॉपर हो गया, हरप्पा, हरप्पा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, ठीक है। राखी गढ़ी, बनावली हरियाणा, इसका भी मेंशन हुआ है। कालीबंगन राजस्थान, इसका भी मेंशन हुआ है, ठीक है। बालाकोट, नागेश्वर बालाकोट की हम बात कर रहे थे, देखिए बिल्कुल कोस्टल एरिया में बालाकोट, ठीक है। सोतका को, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। और आपको कच्छ पता ही होगा गुजरात में है, तो धोलावीरा, सुरका टोडा, सुरका टोडा भी इंपॉर्टेंट है गुजरात, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, और यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, आई विल अपलोड इट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्रेड विद डिस्टेंट लैंड। जो आईवीसी था ना, वो डिस्टेंट लैंड्स के साथ ट्रेड करता था, ठीक है। अब आप ये देखो, अब आईवीसी आप पहचान पा रहे होंगे, हमने इतनी बार मैप देख लिया, तो ये है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है। दिस इज गुजरात, दिस इज राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। ये रहा हड़प्पा, जो कि आज के टाइम पे कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से ना ट्रेड होता था, यहाँ से ट्रेड कहाँ हो रहा है? मगन, दिलमन हो रहा है, मेसोपोटामियन रीजन में हो रहा है, कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी आपको पता होगा, ठीक है। तुरंत रीजन में हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इन एरियाज में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं अपनी। क्लियर हुआ। तो डिस्टेंट लैंड्स में ट्रेड होता था, उनको हम देख लेते हैं। कॉपर जो है वो ओमान से आता था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओमान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओमान है ये, ओमान का पुराना नाम हुआ करता था मागन, ठीक है। और अरेबियन पेनिनसुला के टिप पे आता है। दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। और इसके टिप पे आता है ओमान। क्लियर हो गया। तो ओमान से हम क्या ला रहे हैं? ओमान से हम ला रहे हैं कॉपर। सो ओमानी कॉपर एंड हरप्पन आर्टिफैक्ट्स, यहाँ पे आपको निकल मिलेगा। और ये कहते हैं कि हरप्पन आर्टिफैक्ट्स में जो हमें निकल मिला है, यानी कि हरप्पन साइट्स में, ठीक है, और जो ओमानी कॉपर मिला है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेम टाइप का निकल मिला है। ऐसा माना जाता है कि कॉमन ओरिजिन का। तो हम कह सकते हैं कि हरप्पा साइट्स और ओमान के बीच में ट्रेड हुआ करता था। तभी तो वहां पे हमें सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिली है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ ट्रेड किया है, तो कॉमन ऑब्जेक्ट्स रहा है, इसलिए हमें कॉमन ट्रेसेस मिला है। ऑल्सो एक बहुत बड़ा वेसल मिला था, हरप्पन जार है, जो कि ओमान में मिला है, ठीक है। ये है हरप्पन जार, जो कि ओमान में मिला है, जो कि एकदम थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से कवर्ड है। मेसोपोटामियन टेस्ट भी मेंशन करते हैं मगन को, जो कि ओमान का पुराना नाम हो सकता है। ऑल्सो उन्होंने बताया कि हरप्पा का जो कॉन्टैक्ट था वो दिलमुन, जो कि बहरीन को बुलाते थे। मगन, मेलुहा, मेलुहा को बोलते थे लैंड ऑफ सी फेयरर्स। यहाँ से क्या क्या आता था? कार्नेनियल, लेपिस लजुरी, कॉपर, गोल्ड, वेराइटीज ऑफ वुड्स, ठीक है। तो ये सब था जो कि ओमान से, बहरीन से तो आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेनली जो आईवीसी का ट्रेड था वो किसके साथ था? अरेबियन पेनिनसुला के साथ था, ठीक है। मेनली ट्रेड किसके साथ हुआ? अरेबियन पेनिनसुला के साथ हुआ। क्लियर हो गया। आपको ये मैप पता होना चाहिए, इनके पुराने नाम पता होने चाहिए। ओमान को हम मगन बुला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दिलमन बहरीन का पुराना नाम था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अब जानते हैं सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स के बारे में। हरप्पन सील एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, ठीक है, जिनको अभी तक डिसाइफर किया जा रहा है, अभी ये न्यूज में भी था। एनीवे, सो सील्स एंड सीलिंग्स, इनका क्या यूज होता था? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। लिटरेसी रेट ना आईवीसी में बहुत कम था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि सील होती थी, इसमें मोटिव्स प्रिंट होते थे या फिर स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी बेसिकली, तो उसको फिर लोग समझते थे और पढ़ते थे। क्लियर हो गया? तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए होती थी, और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए ही क्यों होती थी? क्योंकि ये प्राइवेसी होती थी इनमें, ये सील्ड होती थी, इनमें एक ऐसे ना मोहर टाइप की होती थी, सील्ड होती थी, और ये तभी खुलती थी जब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो प्राइवेसी की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में इनका यूज किया जाता था। जो सीलिंग होती थी उसमें सेंडर का नाम लिखा होता था, मोटिव्स बने होते थे, जो कि पढ़ नहीं सकते थे, उनको मीनिंग पहुंचाने के लिए मोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो जनरली एनिमल का होता था, जैसा कि अभी हमने बुल का देखा था, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है वो अभी भी अनडिसाइफर्ड है, अभी तक पढ़ी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे साइंस है और बहुत सारे साइंस ऐसे हैं जो कि अभी तक पढ़े ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। और ऐसा एविडेंस में माना जाता है कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अभी मैं कैसे लिख रही हूँ, मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, इस टाइप से लिख रही हूँ मैं, तो ये कैसे लिखी जाती थी? ये कुछ इस टाइप से लिखते थे, मतलब ऐसे राइट टू लेफ्ट इनका चलता था। ओके, प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स होता था, जो कि चर्ट के बने होते थे। चर्ट एक मेटल होता है, उसका वेट, मतलब इनका प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट था। जैसे कि जो स्मॉलर डिनोमिनेशंस थे उनमें बाइनरी सिस्टम यूज होता था, 1 2 4 6 टाइप। ओके, जो हायर डिनोमिनेशंस थे उनमें डेसिमल सिस्टम यूज होता था, और जो स्मॉलर वेट्स थे उनको ज्वेलरी और बीड्स को तौलने के लिए यूज किया जाता था। अभी आप आजकल देखते भी होंगे, आप ज्वेलरी लेने आते तो वो तौलते हैं, ऑल्दो अब तो सब कुछ मैकेनाइज्ड है, ठीक है, सब में टेक्नोलॉजी यूज होती है, बट स्मॉल वेट्स होते थे जिनको यूज किया जाता था। और आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स था इनका, एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता था, ठीक है। उसके अलावा अब सवाल ये आता है कि अभी हमने आर्ट एंड क्राफ्ट देख लिया, कल्चर देख लिया, सील्स देख लिया, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन को रूल कौन करता था? ठीक है, तो इसका कोई भी एक आंसर नहीं है, इसका कोई भी एक आंसर नहीं है। कुछ कहते हैं कि वहां पे कोई रूलर ही नहीं था, सबने इक्वल स्टेटस एंजॉय किया और सभी अपने अपने तरीके से स्टेट को चलाते थे। कुछ ये कहते हैं कि एक सिंगल रूलर नहीं था, क्योंकि आईवीसी बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड है, ठीक है। अभी हमने मैप में देखा तो हड़प्पा का अलग रूलर था, मोहनजोदारो का अलग रूलर था, चानुदारो का अलग रूलर था। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी सिंगल रूलर नहीं था ऑल्सो। लेकिन और बाकी हिस्टोरियंस हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, एक ही स्टेट था, क्योंकि हमें सिमिलैरिटीज बहुत देखने के लिए मिली है। अभी हमने सिमिलैरिटीज में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि देयर वाज अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ ब्रिक्स, राइट। हमने पढ़ा कि वेट्स भी जो होते थे वो स्टैंडर्ड होते थे, ग्रिड पैटर्न्स होते थे, ग्रिड पैटर्न्स ऑफ ड्रेन्स होते थे, ठीक है। हमें जो अर्बन सेटलमेंट्स थे उनमें भी हमें यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिली थी। तो आप अगर ओवरऑल पूरा इस कल्चर को देखो, इस सिविलाइजेशन को देखो, तो हमें एक यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस ने आर्ग्यू किया कि नहीं, अलग अलग रूलर नहीं थे, एक वो सिंगल स्टेट था, क्योंकि हमें बहुत सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिली है। तो अभी तक जो मोस्ट प्रिसाइज थ्योरी मानी जाती है वो यही मानी जाती है कि वो एक सिंगल स्टेट था। बट अगेन, अभी भी हम एकदम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि किसने रूल किया। ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं और जो कि लगातार डिबेटेबल बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सो देन ऑफ कोर्स आफ्टर इयर्स ऑफ इट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ। फिर लेट कल्चर आया, इसमें अभी हमने शुरू में ही फेजेस देखे थे, अर्ली, देन केम द मैच्योर फेज, एंड देन केम द लेट फेज, जो कि टुवर्ड्स द एंड आता है, एंड, ठीक है। तो 1800 बीसी तक क्या हुआ था कि मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी ना, वो अबैंडन होना शुरू हो गई, ठीक है। जो लोग थे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, न्यू सिटीज आने लगे, जो स्टैंडर्ड सिस्टम था वो चेंज होने लगा, लोगों ने अपने अपने सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी वो अबैंडन होने लगी, मटेरियल कल्चर आ गया, आर्टिफैक्ट्स खोने लग गए। अच्छा, आर्टिफैक्ट कैसे खोते हैं, है ना, जैसे कहीं पर मान लीजिए फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, या फिर कोई और नेचुरल कैलामिटी आ गई, या फिर जो पॉपुलेशन है उसी ने उनको कुछ अलग तरीके से यूज कर लिया कि वो डिसअपियर ही हो गए,
क्लियर हुआ? तो आर्टिफैक्ट्स का डिसअपियरेंस शुरू हो गया, उसके बाद हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो थी वो अलग अलग हो गई, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए गए। जैसे ये देखिए सिमेंट्री एच आपको ये दिख रही होगी, ये इंपॉर्टेंट साइट है। सिमेंट्री एच एक लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन है जो कि हड़प्पा में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो रंगपुर ये भी आपका लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही इमर्ज हुआ था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर विच विच फॉरवर्डेड टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। ओके, तो अब इसके रीजंस क्या थे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। डिफोरेस्टेशन की, अब ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ने लगा तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट क्लियर करने होंगे ताकि लोग सेटल हो सकें, ठीक है, तो उसके लिए डिफोरेस्टेशन हुआ, एक्सेसिव फ्लड आया, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, यानी कि फ्लड और ड्रॉट दोनों ही इसके रीजंस दिए गए हैं, दोनों को ही इसकी पॉसिबिलिटी में रखा गया है कि ये रीजन हो सकता है। आर्यन इन्वेजन, ये आपने पढ़ा ही होगा कि जो नॉर्थ वेस्ट के साइड से बाकी लोग आए, आर्यन इन्वेजन हुए, फिर उन्होंने वहां पे सेटलमेंट्स होना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने रूल करना शुरू किया, डायनेस्टीज बनी, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद तो वो कहानी पूरी बढ़ती ही चली गई। तो आयरन इन्वेजन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि प्रोवाइड किया जाता है बिहाइंड द रीजन, बिहाइंड द फैक्टर्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब सवाल एक ये भी उठता है कि अभी हमने इतनी सारी बातें कर ली आईवीसी की, तो आईवीसी को डिस्कवर एक्चुअली किया कैसे था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनिएगा। एलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम लिखा है इधर, एलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है। एलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने एक्सकेवेशंस को शुरू किया मिड 19th सेंचुरी में। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट्स को यूज किया। आपको पता होना चाहिए कि एंशियंट टाइम पर, मिडिवल टाइम पर बहुत सारे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे जो कि आए थे। मैं आपको कुछ नाम जैसे बताऊं, फाजियान आए थे, ठीक है, ह्यून आए थे, आइसिंग, इत्सेंग, ये बहुत सारे ऐसे नाम है जो आप आगे पढ़ोगे, आगे आने वाले जो चैप्टर्स है ना उनमें आप ये सब नाम पढ़ोगे। तो उन्होंने बहुत डिटेल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो उन्होंने इन्हीं अकाउंट्स को यूज किया और उसको यूज करने करने के बाद उन्होंने अर्ली सेटलमेंट्स को लोकेट करना शुरू किया। उन्होंने इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, इन सबको कलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट किया, ट्रांसलेट किया और फिर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। लेकिन इन सब ने ना जो लिखा है उसमें बहुत कुछ मिसिंग भी है, ठीक है। जैसे कि इनका जो भी डॉक्यूमेंट था वो थोड़ा बाद का इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि जो हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा तो बहुत पहले से है। हमने पढ़ा कि जो आईवीसी है आपका 2500 बीसी इसका ओरिजिन माना जाता है। तो यहाँ तक तो ये लोग पहुंचे ही नहीं, उन्होंने इसको मिस कर दिया। अब क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम इनके अकाउंट्स पे डिपेंडेंट थे तो इन्होंने भी हड़प्पा के सिग्निफिकेंस को पूरी तरीके से वो रीड नहीं कर पाए। क्लियर हो गया? लेकिन अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत रिच रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, इन्होंने शुरुआत कर दी इसके डिस्कवरी की। अब इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया तो और फिर आगे 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 और एक्सकेवेशंस होते चले गए और हमें लोकेशंस का पता चलता चला गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ठीक है, एरियाज के और जिन्होंने एक्सकेवेट किया उनके, जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए, डायरेक्ट आ सकता है ये। तो 1925 में मोहनजोदारो में एक्सकेवेशन शुरू हुए। आर्यन व्हीलर ने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया, एसआर राव ने लोथल को किया, बीबी लाल पी के थापड़ ने कालीबंगन को किया, एमआर मुगल ने भावलपुर में किया, एनआरएस बिष्ट ने धोलावीरा में किया, ठीक है। उसके बाद अब ये देखते हैं कि इसमें ना दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स का यूज होता है, हॉरिजॉन्टल माउंटेन स्ट्रैटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम पहले डायरेक्टर जनरल थे, हमने पढ़ लिया। उसके बाद जॉन मार्शल भी बने। जॉन मार्शल ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में एक्सकेवेशंस किए। देखिए किसी कोई भी एरिया होता है, ठीक है, कोई भी एरिया है, क्लियर, तो इसमें एक जब सेटलमेंट होता है तो एक लेयर बनती है जिसको मैं L1 लिख देती हूँ, लेयर 1। फिर उसके बाद जब उसके बाद और पॉपुलेशन आती है और सेटलमेंट्स होते हैं। अब इसके जो आर्टिफैक्ट्स है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉट है, लेकिन अब और सेटलमेंट होगा तो एक नई लेयर बन जाएगी। तो ये जो पॉट होगा वो तो जमीन के अंदर चला गया, तभी तो मैं खुदाई करनी पड़ती है ना आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे सेटलमेंट्स आते जाते हैं ना, लेयर्स बनती जाती है। इसीलिए हम एक्सकेवेशंस करते हैं, इसीलिए हम जमीन को खोद खोद के चीजें बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो लेयर्स इतनी ज्यादा बन चुकी हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर्स होती है ना, लेयर्स ऑफ सेटलमेंट्स, इनको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स।
स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स, क्लियर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। और ये स्ट्रैटिफिकेशन आपका क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, क्योंकि हम लेयर्स के अंदर घुस रहे हैं, क्लियर। लेकिन अगर मैं एक ही लाइन पर, अगर मैं इस लाइन पर मान लीजिए मैंने ये लेयर 1 पकड़ ली अपने एक्सकेवेशंस के लिए और अपनी डिस्कवरी के लिए, मुझे इसी में सारा अपना ढूंढना है जो भी एविडेंसेस है, तो इस लेयर का अगर मैं इसको एक्सकेवेट करूंगी तो मैं हॉरिजॉन्टल चल रही हूँ ना, मैं वर्टिकल नहीं जा रही, मैं नीचे नहीं जा रही, मैं हॉरिजॉन्टल जा रही हूँ। तो इसमें इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडी, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जॉन मार्शल ने हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के अलोंग एक्सकेवेट किया, जहां पर कि उन्हें यूनिफॉर्मली उन्होंने एक्सकेवेशंस किए और उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर कर दिया। उन्होंने लेयर्स को नहीं पढ़ा, उन्होंने हॉरिजॉन्टल लेयर को पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यूनिफॉर्म एक्सकेवेशंस करने पड़े और उसी तरीके से फिर उन्होंने आर्टिफैक्ट्स मिले। लेकिन अगेन अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन नहीं पढ़ रहे, अगर हम लेयर्स नहीं पढ़ रहे तो हम बहुत सारा डेटा है जो लूज कर रहे हैं। उसके बाद आए आर.एम. व्हीलर, जिन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन पे फोकस किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस में एक्सकेवेट ना करके लेयर्स को एक्सकेवेट किया, उन्होंने लेयर्स को स्टडी किया, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1980s के बाद से ऑफ कोर्स इंटरनेशनल इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि आईवीसी पूरी दुनिया भर को पता चल गया कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो जितना हम सोचते थे उससे कई साल पुराना है, ठीक है। आईवीसी दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है। तो लोगों इंटरनेशनली भी जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको अपना अटेंशन देना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स यूज की गई, सरफेस एक्सप्लोरेशन हुए, सब जो भी आर्टिफैक्ट्स थे इनको जमीन से बाहर निकालने के लिए, जैसे कि क्ले, स्टोन, मेटल, प्लांट, एनिमल रिमेन्स एक्सेट्रा, क्लियर। तो ये डिस्कवरी तो अभी तक चल रही है और आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हमें और पता चलेगा आईवीसी के बारे में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स का एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला है, जो कि आपको 110% पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत चांसेस होते हैं दैट दीज थिंग्स विल बी डायरेक्टली आस्क्ड एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम दैट यू अपीयर। सो टेराकोटा फिगरेंस ऑफ विमेन मिला है, ठीक है। टेराकोटा फिगरिंग ऑफ विमेन में क्या है कि हेवीली ज्वेल्ड है। आप इधर देखो, ये मदर गॉडेस का एक फिगरेन है, हेवीली ज्वेल्ड है, बहुत ज्यादा इधर ज्वेलरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, सर से पैर उन्होंने पहना हुआ है, उन्होंने हेड ड्रेस पहना हुआ है, इनको मदर गॉडेस बोलते हैं। उसके बाद प्रिस्ट किंग का एक हमें मिला है, जो कि आपने एकदम शुरू में ही देखा था, ओके। ग्रेट बाथ, फायर ऑल्टर्स मिले हैं लोथल में, प्लांट मोटिव्स मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्लांट मोटिव्स को देखते हुए कि आईवीसी के लोग वर्शिप को, नेचर को वर्शिप करते थे, यानी कि वो पेड़ को वर्शिप करते थे, ठीक है। यूनिकॉर्न के फिगर्स मिले हैं विच इज क्वाइट मिस्ट्री। योगिक पोस्चर में प्रोटो शिवा का भी एक सील मिला है, ठीक है, जो कि एनिमल से सराउंडेड है, वो बीच में बैठे हैं योगिक पोस्चर में। लिंगास मिले हैं। उसके बाद आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, एम्यूलेट्स भी मिले हैं। एम्यूलेट्स आपको पता होगा, वो यूज करते हैं ना बुरी नजर से बचने के लिए, जो कुछ कुछ यूज करते हैं जैसे कि नीलम वगैरह, ठीक है। तो एम्यूलेट्स भी मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि आईवीसी के लोग ना आफ्टर लाइफ में मानते थे, ठीक है। और आपको टेम्पल्स नहीं मिलेंगे, आईवीसी में टेम्पल्स नहीं होते थे। आपने कहीं पर भी इधर नहीं पढ़ा होगा, पूरी वीडियो में नहीं आपने पढ़ा होगा अभी तक कि टेम्पल्स होते थे, टेम्पल्स होते ही नहीं थे। वो क्या करते थे, वो नेचर वर्शिप करते थे, ठीक है। वो विमेन, वो मदर गॉडेस, वो प्रिस्ट किंग, प्रोटो शिवा, इन सब के मोटिव्स, इन सब के जो सील्स होते थे उनकी पूजा करते थे, टेम्पल्स नहीं होते थे, ठीक है। सो दैट वाज इट। ये था आपका पूरा चैप्टर आईवीसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डेफिनेटली बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑल्सो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो हिस्ट्री का, उसमें ये टॉपिक मिलता ही है। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी सम टॉपिक्स जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो करेंट अफेयर्स हो सकता है, एनसीईआरटी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी टॉपिक हो सकता है जो भी आप पसंद करें, ठीक है। You can also connect with me on Telegram and WhatsApp. These are my accounts. Thank you very much for watching. See you in the next class. Bye.